नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत, बंदन, अभिनंदन है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल वंदे भारत में। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य का मध्यकालीन इतिहास हम पढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के दौरान इससे पहले हमने बुंदेला राजवंश के बारे में जाना था। बुंदेला राजवंश के बारे में जानने के बाद आज हम बघेल राजवंश के बारे में जानेंगे। तो बघेल राजवंश के बारे में जानने से पहले जिस प्रकार हमने बुंदेला राजवंश की जियोग्राफिकल लोकेशन देखी थी, उसी प्रकार आज हम बघेल राजवंश की जियोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे। देखिए, आपके सामने मध्य प्रदेश राज्य का एक छोटा सा नक्शा बना हुआ है जो कि मेरे द्वारा आपके लिए बनाया गया है बुंदेला राजवंश की जियोग्राफिकल लोकेशन समझाने के लिए। हालांकि इतना अच्छा नहीं बना होगा, तो जैसा बना हो वैसे से आप काम चला लीजिए। ये रहा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है, और इसको चारों तरफ से 5 राज्यों ने घेर रखा है। अगर हम बात करें कि उत्तर में कौन सा राज्य है, तो उत्तर में उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। दक्षिण में है हमारा महाराष्ट्र। दक्षिण में कौन सा है? महाराष्ट्र। वही पूर्वी तरफ से इसको जिसने घेर रखा है वो है हमारा छत्तीसगढ़, जो कि इसका एक पड़ोसी राज्य है। और पश्चिमी तरफ से जो है इसको राजस्थान ने घेर रखा है। तो देखिए, यहां पर क्या है, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे उत्तरी जिला मुरैना स्थित है। ठीक है, यहां पर क्या है, मध्य प्रदेश राज्य का सबसे उत्तरी जिला मुरैना स्थित है और यहां पर मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला अनूपपुर स्थित है। ठीक है, और इस प्रकार ये जो क्षेत्र कहलाएगा आपका, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मध्य प्रदेश राज्य का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। क्यों? क्योंकि ऊपर की ओर उत्तर दिशा है और इधर साइड की ओर पूर्वी दिशा है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा मध्य प्रदेश राज्य का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। याद रखिए, मध्य प्रदेश राज्य में मध्यकाल के दौरान, प्राचीन काल के दौरान और आधुनिक काल के दौरान भी कई सारे राजवंशों की स्थापना हुई, लेकिन केवल 2 ही राजवंश ऐसे थे जिनके साम्राज्य क्षेत्र का नाम एक समय बाद उन वंशों के नाम के आधार पर ही पड़ गया, जैसे कि बुंदेला राजवंश। ठीक है, बुंदेला राजवंश की स्थापना, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हुई थी, जो कि आप देख ही रहे हैं। एक समय बाद ये क्षेत्र बुंदेलखंड के नाम से ही जाने लगा। ये जो क्षेत्र है, देखिए, ये इतना मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, इसके अलावा कुछ उत्तर प्रदेश राज्य का भी क्षेत्र है। ये क्षेत्र क्या है? बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। वही ठीक इसके नीचे जो हमारा क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? मध्य प्रदेश राज्य का सबसे दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। यहाँ पर क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर स्थित है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला ऊपर अनूपपुर स्थित है। तो ये क्या कहलाएगा? मध्य प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। ये क्या था? बघेल राजवंश का इलाका था, जो कि बघेल राजवंश की स्थापना के बाद बघेलखंड के नाम से जाने लगा। तो याद रखिएगा, 2 राजवंश ऐसे हैं जिनकी स्थापना के बाद उनके साम्राज्य क्षेत्र उन्हीं के नाम से जाने लगे। बुंदेला राजवंश का साम्राज्य क्षेत्र को हम बुंदेलखंड के नाम से जानने लगे और बघेल राजवंश के साम्राज्य क्षेत्र को हम बघेलखंड के नाम से जानने लगे। तो उम्मीद करते हैं आपको जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए अब हम बात करते हैं बघेल राजवंश के बारे में कि किस प्रकार बघेल राजवंश की स्थापना हुई, कौन कौन से इसके शासक आए, किन किन शासकों ने क्या क्या काम किया। चलिए अच्छे से अब हम समझते हैं। तो अगर हम बात करें कि बघेल राजवंश की स्थापना कैसे हुई, तो बघेल राजवंश की स्थापना, देखिए, बघेल राजवंश की स्थापना 14वीं शताब्दी में। कब? 14वीं शताब्दी में व्याघ्रदेव नामक एक व्यक्ति के द्वारा की गई। ठीक है, बघेल राजवंश की स्थापना 14वीं शताब्दी में व्याघ्रदेव नामक एक व्यक्ति के द्वारा की गई। ठीक है, इस व्याघ्रदेव नामक व्यक्ति ने बघेल राजवंश की स्थापना कर बघेल राज्य की राजधानी किसको बनाया था? तो इसने अपने राज्य की राजधानी बनाया था बांधवगढ़ को। ठीक है, किसको बनाया था? बांधवगढ़ को बनाया था। इसने अपनी राज्य की राजधानी किसको बनाया? बांधवगढ़ को बनाया था। फिर अगर हम बात करें कि व्याघ्रदेव के कुछ अन्य नाम भी थे, क्या क्या अन्य नाम थे इसके, चले देख लीजिए। व्याघ्रदेव की अगर हम बात करें कि व्याघ्रदेव के अन्य नाम क्या क्या थे,
तो व्याघ्रदेव के अन्य नामों में एक नाम था इसका क्या, धवल। ठीक है, क्या नाम था, धवल। दूसरा इसको व्याघ्रपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, व्याघ्रपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बघेल राजवंश की स्थापना कब, कहां, किसके द्वारा की गई थी, तो बघेल राजवंश की स्थापना 14वीं शताब्दी में व्याघ्रदेव नामक एक व्यक्ति की द्वारा की गई थी, जिसको धवल या व्याघ्रपल्ली कहकर भी संबोधित किया जाता है, जिसने बघेल राजवंश की 14वीं शताब्दी में स्थापना कर बघेल राज की राजधानी बांधवगढ़ को बनाया। ठीक है, अगर हम बात करें कि बांधवगढ़ कहां पर स्थित है, तो देखिए बांधवगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिले में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिले में स्थित है, जो कि चारों तरफ 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बांधवगढ़ जो है ये चारों तरफ 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। फिर अगर हम बात करें तो देखिए बघेल राजवंश के शासक जो है ये स्वयं को गुजरात के चालुक्य वंश का वंशज बताते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो बघेल राजवंश के शासक हैं ये स्वयं को क्या है, किसका वंशज बताते हैं, तो ये स्वयं को गुजरात के चालुक्य वंश का वंशज बताते हैं। ठीक है, ये स्वयं को गुजरात के चालुक्य वंश का वंशज बताते हैं। तो ये तो हो गई आपकी बघेल राजवंश की स्थापना के बारे में बात। ठीक है, 14वीं शताब्दी में व्याघ्रदेव नामक एक व्यक्ति के द्वारा बघेल राजवंश की स्थापना करी गई। इसने इसको अपने राज्य की राजधानी बांधवगढ़ को बनाया, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के उमरिया जिले में स्थित है। चारों तरफ ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। व्याघ्रदेव के अन्य नाम धवल, व्याघ्रपल्ली इत्यादि हैं, और इस वंश के शासक जो है ये स्वयं को गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों का वंशज बताते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे इसके बाद इस राजवंश का जो अगला शासक हुआ वो हुआ बीरभान सिंह। ठीक है, इसको बीरभान सिंह के अलावा बीरमान सिंह कहकर भी संबोधित करते हैं। बीरभान सिंह या बीरमान सिंह। तो अगर हम बात करें बीरभान सिंह या बीरमान सिंह के बारे में, तो इसके बारे में पहला फैक्ट ये आता है कि ये इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक माना जाता है। ठीक है, ये इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुंदेला राजवंश का प्रथम प्रतापी शासक किसे माना जाता है, तो बुंदेला राजवंश का प्रथम प्रतापी शासक माना जाता है किसको, राजा बीरभान सिंह या बीरमान सिंह को। इसके बारे में देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आता है कि 1539 ईस्वी की जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, 1539 ईस्वी की लड़ाई हुई थी। ठीक है, 1539 ईस्वी की लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी, आपने मुगल काल पढ़ा होगा, मुगल काल में जरूर जाना होगा। 1539 ईस्वी की लड़ाई जो कि चौसा के युद्ध के नाम से जानी जाती है। ठीक है, बिहार में एक गांव है जिसका नाम है चौसा, और इस चौसा नामक गांव में हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य, ठीक है, किसके मध्य, हुमायूं व शेर शाह सूरी के मध्य एक युद्ध होता है 1539 में, जिसको चौसा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस चौसा के युद्ध में मध्य प्रदेश राज्य के बघेल राजवंश के शासक राजा बीरभान सिंह या बीरमान सिंह के द्वारा हुमायूं की सहायता की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा, बीरभान सिंह या बीरमान सिंह के द्वारा क्या की जाती है, हुमायूं की सहायता की जाती है चौसा के युद्ध में। ठीक है, तो क्या था, अब देखिए इसने क्या कर दी, हुमायूं की सहायता कर दी। उस समय क्या था, मुगल सल्तनत में शेरशाह सूरी का काफी ज्यादा दबदबा था। ठीक है, चारों तरफ क्या था, शेरशाह सूरी का खौफ था। तो जब इसने क्या कर दिया, शेरशाह सूरी के विरुद्ध हुमायूं की मदद करी, तो शेरशाह सूरी और राजा बीरभान सिंह के मध्य क्या हो गई, एक दुश्मनी हो गई। इस दुश्मनी को निभाने के लिए शेरशाह सूरी ने बीरभान सिंह या बीरमान सिंह पर भी आक्रमण किया था, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया था। तो उम्मीद करते हैं ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी।
तो बीरवान सिंह के बारे में बस इतनी सी बात है कि इसे इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक माना जाता है। इसने 1539 ईस्वी के चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी के विरुद्ध हुमायूं की सहायता की थी, ठीक है। और जिसके परिणाम स्वरूप शेरशाह सूरी ने भी क्या किया था, एक बार राजा भीरबान सिंह या बीरमान सिंह पर आक्रमण किया था, लेकिन बाद में इसको छोड़ दिया था। अब हम बात करते हैं बघेल राजवंश के जो सबसे प्रसिद्ध शासक रहे हैं, काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहे, राजा रामचंद्र, उनके बारे में। इनके बारे में काफी सारी बातें हमको जानने के लिए मिलती हैं और इनके बारे में क्वेश्चन भी लिखने के लिए आ सकता है, पूछा जाए तो, कि बघेल राजवंश के शासक राजा रामचंद्र के ऊपर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है, मेंस में। तो देखिए, अब हम बात करते हैं अगले जो शासक आए, राजा रामचंद्र, इनके बारे में, ठीक है। तो अगर हम बात करें राजा रामचंद्र के बारे में, तो राजा रामचंद्र के बारे में पहली बात तो ये आती है कि राजा रामचंद्र जो थे ये अकबर के समकालीन थे, ठीक है। किसके समकालीन थे ये? अकबर के समकालीन थे। फिर अगर हम बात करें तो जो राजा रामचंद्र थे इसके अकबर से काफी अच्छे मित्रवत संबंध थे। ये भी याद रखिएगा, राजा रामचंद्र के अकबर से काफी अच्छे मित्रवत संबंध थे। ठीक है, तो ये अकबर के समकालीन थे और अकबर से इनके काफी अच्छे मित्रवत संबंध थे। इसके अलावा इन्होंने अपने पुत्र, इनके पुत्र का नाम क्या था? इन्होंने अपने पुत्र वीरभद्र सिंह को, ठीक है, मुगल दरबार में अकबर की सेवा के लिए भेजा, ठीक है। किसकी सेवा के लिए भेजा? अकबर की सेवा के लिए भेजा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बता दीजिएगा कि बघेल राजवंश का वो कौन सा शासक था जिसने अपने पुत्र वीरभद्र सिंह को मुगल दरबार में अकबर की सेवा के लिए भेजा था? वो था आपका राजा रामचंद्र, जिसने अपने पुत्र वीरभद्र सिंह को मुगल दरबार में अकबर की सेवा के लिए भेजा था। पर देखिए, आपने मध्य प्रदेश राज्य के व्यक्तित्व देखे होंगे, जहां पर मैंने आपको मध्य प्रदेश राज्य के गायन व्यक्तित्व के बारे में बताया था। उन गायन व्यक्तित्व में एक नाम तानसेन का भी आता है, ठीक है। उन गायन व्यक्तित्व में एक नाम तानसेन का भी आता है। तानसेन जिनका जन्म कहां पर हुआ था? देखिए, तानसेन जिनका जन्म मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले में हुआ था, ठीक है। कहां हुआ था? ग्वालियर जिले में हुआ था। और इनके संगीत के गुरु का नाम क्या था? तो इनके संगीत के गुरु का नाम था स्वामी हरिदास, ठीक है। क्या नाम था? स्वामी हरिदास। तो तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ और इन्होंने अपनी संगीत की शिक्षा स्वामी हरिदास नामक एक व्यक्ति से ग्रहण करी, और इस प्रकार स्वामी हरिदास से शिक्षा ग्रहण कर इनको सर्वप्रथम जिस राजा के राज दरबार में आश्रय प्राप्त हुआ था वो था बघेल राजवंश का राजा रामचंद्र, ठीक है। कौन था? बघेल राजवंश का राजा रामचंद्र था। तो अगर पूछा जाता है कि तानसेन को सर्वप्रथम किस राजा के राज दरबार में राजाश्रय प्राप्त हुआ? तो आप बता दीजिएगा कि तानसेन को सर्वप्रथम
जिस राजा के राज दरबार में राजश्री प्राप्त हुआ था वो था बघेल राजवंश का शासक राजा रामचंद्र। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, तानसेन को सर्वप्रथम राजा रामचंद्र के दरबार में राजश्री प्राप्त हुआ था जो कि बघेल राजवंश का शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अब देखिए, तानसेन जो थे ये क्या हुआ, धीरे धीरे अब प्रसिद्ध होने लगे। ठीक है, तानसेन जो थे ये धीरे धीरे क्या होने लगे, अब प्रसिद्ध होने लगे। आपने तानसेन के बारे में सुनी रखा है कि जब ये गाना गाया करते थे तो दीपकों में ज्योति प्रज्वलित हो जाया करती थी, बादलों से वर्षा हुआ करती थी, मौसम सुहाना हो जाया करता था, इत्यादि कई प्रकार की अतिशयोक्तिपूर्ण बातें हमको तानसेन के बारे में जानने को मिलती हैं। तो क्या हुआ, जब तानसेन की खबर अकबर तक पहुंची तो अकबर ने क्या कर दिया, राजा रामचंद्र से तानसेन की डिमांड कर डाली। ठीक है, अकबर ने क्या करा, अकबर ने राजा रामचंद्र से तानसेन की डिमांड कर डाली। ठीक है, और तानसेन को लेने के लिए राजा रामचंद्र के दरबार में एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था जलाल। ठीक है, राजा रामचंद्र के दरबार में तानसेन को लेने के लिए एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था जलाल, और ये जो जलाल नामक व्यक्ति है ये तानसेन को राजा रामचंद्र के दरबार से मुगल दरबार में अकबर के सामने ले आया। और इस प्रकार जो तानसेन थे ये राजा रामचंद्र के दरबारी संगीतक से मुगल सम्राट अकबर के दरबारी संगीतक हो गए। और इस प्रकार अकबर ने क्या कर लिया, इनको अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया, इनको अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं तानसेन की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर देखिए 1792 में क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, क्या हो गया, 1792 में इनकी मृत्यु हो गई। अब जब 1792 में इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु के बाद अकबर ने इनके पुत्र वीरभद्र सिंह को यह आदेश दिया कि भाई अब तुम जाकर अपने पिता का राज सिंहासन संभालो, तुम्हारे पिता की मृत्यु हो चुकी है, उनको तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम जाकर उनका राज्य सिंहासन संभालो। ठीक है, मतलब वहां पर तुम्हारी जरूरत होगी। ठीक है, तो जो वीरभद्र सिंह था ये अकबर से आज्ञा प्राप्त कर बांधवगढ़ के लिए प्रस्थान कर ही रहा हुआ, तभी रास्ते में पालकी से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगर हम बात करें वीरभद्र सिंह की तो ये अकबर से आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात बांधवगढ़ की ओर जा ही रहा था, तभी क्या हो गई, इसकी रास्ते में पालकी से गिरने के कारण मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बघेल राजवंश का वो कौन सा शासक था जिसकी रास्ते से पालकी, ठीक है, रास्ते से नहीं, रास्ते में पालकी से गिरने के कारण मृत्यु हो गई, तो कौन था, वो था राजा वीरभद्र सिंह। ठीक है, जिसको बघेल राजवंश के शासक राजा रामचंद्र ने मुगल दरबार में अकबर की सेवा के लिए भेजा था। यह तो हो गई वीरभद्र सिंह की मृत्यु के बाद कि वीरभद्र सिंह की मृत्यु कब कैसे हुई। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब वीरभद्र सिंह के बाद क्या होता है, उसका नाबालिग पुत्र विक्रमादित्य को उसके स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, विक्रमादित्य जो कि उम्र में काफी छोटा था और राज्य सिंहासन को संभालने की दृष्टिकोण से योग्य नहीं था। तो क्या होता है, जब विक्रमादित्य बघेल राजवंश की राज्य सत्ता पर बैठता है तो जो बघेल राजवंश के राज्य दरबारी होते हैं ये क्या कर देते हैं, विक्रमादित्य के विरुद्ध काफी बड़ा ये विरोध कर देते हैं। ठीक है, काफी मात्रा में क्या कर देते हैं, ये विरोध कर देते हैं। जब ये विरोध कर देते हैं तो विक्रमादित्य जिस प्रकार राजा रामचंद्र के और अकबर के और वीरभद्र सिंह के और अकबर के सच्चे अच्छे संबंध थे, ठीक है, काफी अच्छे मित्रवत संबंध थे, ठीक इसी प्रकार क्या था, विक्रमादित्य और अकबर के भी क्या थे, काफी अच्छे मित्रवत संबंध थे।
तो विक्रमादित्य ने क्या किया, अकबर को एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर उसमें सारी स्थिति स्पष्ट की कि इस प्रकार यहाँ की स्थिति बिगड़ गई है, आप यहाँ पर कुछ मदद भेजिए, कुछ हमारी सहायता कीजिए। तो अकबर ने क्या करा, अकबर ने 1597, ठीक है, कब, 1597 में पालदास नामक एक व्यक्ति को भेजा। ठीक है, अकबर ने 1597 में पालदास नामक एक व्यक्ति को भेजा। ठीक है, जब विक्रमादित्य ने अकबर से सहायता मांगी तो अकबर ने क्या किया, 1597 में पालदास नामक एक व्यक्ति को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा और इस प्रकार मुगल सेना और विक्रमादित्य के विरोधियों के मध्य करीब 9 महीने तक एक संघर्ष चला। ठीक है, कितने समय तक संघर्ष चला, 9 महीने तक संघर्ष चला। और इस संघर्ष के बाद ये जो मुगल सेना थी ये बांधवगढ़ पर विजय हासिल कर सकी। ठीक है, क्या कर सकी, बांधवगढ़ पर विजय हासिल कर सकी। और इस संघर्ष के बाद क्या है, विक्रमादित्य अपने राज की राजधानी बदलकर कहां शिफ्ट कर देता है, तो इस संघर्ष के बाद विक्रमादित्य जो है अपने राज की राजधानी बांधवगढ़ से बदलकर कहां पर परिवर्तित कर देता है, बांधवगढ़ से बदलकर ये रीवा ट्रांसफर कर देता है। तो ये तो हुई विक्रमादित्य की बात। उम्मीद करते हैं आपको विक्रमादित्य के बारे में भी काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब विक्रमादित्य के बाद इस राजवंश का अगला शासक कौन सा हुआ उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए विक्रमादित्य के बाद इस राजवंश में कौन से शासक आए इसके बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। क्या है, कुछ समय ऐसा है जहां पर हमको बघेल राजवंश के शासकों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। हालांकि मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास में यह समय बताया नहीं गया है कि कब से लेकर कब तक का यह समय था, लेकिन ऐसा हमको देखने को मिलता है कि कुछ समय तक क्या है हमको जानकारी देखने के लिए नहीं मिलती। ठीक है, कि कौन इस राजवंश का शासक बना। विक्रमादित्य के बाद डायरेक्ट अमर सिंह का नाम आता है। ठीक है, किसका नाम आता है, विक्रमादित्य के बाद डायरेक्ट अमर सिंह का नाम आता है। अमर सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अमर सिंह जो था इसने मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में मुख्य तौर पर शासन किया था। और अमर सिंह जो था इसने सतना में ही एक किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में एक स्थान है जिसका नाम है अमरपाटन। मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में एक स्थान है जिसका नाम है अमरपाटन। यहां पर अमर सिंह द्वारा अमरपाटन के किले का निर्माण करवाया गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा जाएगा कि आप यहां पर कंफ्यूज हो। अगर आप सोचते हो कि ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार पूछा जाएगा कि बघेल राजवंश का वो कौन सा शासक था जिसने अमरपाटन के किले का निर्माण करवाया था, तो बिल्कुल आप गलत हैं। ऐसे कभी नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि अमर सिंह अमरपाटन लगाकर भी सही हो जाएगा, तुक्का वाली बात बन रही है ना। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि बघेल राजवंश पूछा जाए कि मध्य प्रदेश राज्य का वो कौन सा राजवंश है जिसने अमरपाटन के किले का निर्माण करवाया था, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में स्थित है। अब यहां पर बात आती है, तब आप क्या कहोगे, बघेल राजवंश के राजा अमर सिंह ने करवाया था। अगर आपको याद होगा तो आप सही लगा दोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अमर सिंह के बारे में। देखिए अमर सिंह के बारे में इतनी ही बातें जानने के लिए मिलती हैं, ज्यादा बातें जानने को नहीं मिलती हैं। अब अमर सिंह के बाद इस राजवंश का जो अगला शासक हुआ वो हुआ राजा भाव सिंह। ठीक है, अमर सिंह के बाद इस राजवंश का जो अगला शासक हुआ वो हुआ राजा भाव सिंह। राजा भाव सिंह जो कि अपनी रानियों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, राजा भाव सिंह जो था अपनी रानियों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। ऐसा माना जाता है कि राजा भाव सिंह की कुल 29 रानियां थी। कितनी रानियां थी?
कुल 29 रानियां थी, जिसमें से प्रमुख जो थी ये थी चित्तौड़ की राजकुमारी अजब कुमरी। ठीक है, क्या नाम था इसका? अजब कुमरी। तो अगर पूछा जाता है राजा भाव सिंह के बारे में तो आप बता दीजिएगा कि राजा भाव सिंह जो था ये बघेल राजवंश का एक शासक था, जिसकी कुल 29 रानियां थी, जिसमें से प्रमुख चित्तौड़ की राजकुमारी अजब कुमरी थी। और इसने अपनी रानियों के लिए रीवा में एक रानी तालाब का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, कहां पर करवाया था? इसने अपनी रानियों के लिए रीवा में एक तालाब का निर्माण करवाया, जिसको रीवा तालाब के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि रीवा तालाब का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया? रीवा तालाब का निर्माण बघेल राजवंश के शासकों ने करवाया। बघेल राजवंश बघेल राजवंश का वो एक कौन सा शासक था जिसने रीवा में रानी तालाब का निर्माण करवाया था? सॉरी, रीवा तालाब नहीं, रानी तालाब। ठीक है, किस तालाब का निर्माण करवाया था इसने? रानी तालाब का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा, राजा भाव सिंह के बारे में आपको क्या याद रखना है? राजा भाव सिंह बघेल राजवंश का एक प्रमुख शासक था, जिसकी कुल 29 रानियां थी। इनमें से सबसे प्रमुख चित्तौड़ की राजकुमारी अजब कुमरी थी, और इसने अपनी रानियों के लिए रीवा में एक तालाब का निर्माण करवाया, जिसको रानी तालाब के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं, आगे आता है विश्वनाथ सिंह। ठीक है, आगे राजा भाव सिंह के बाद इस राजवंश का जो अगला शासक हुआ वो हुआ विश्वनाथ सिंह। कौन हुआ? विश्वनाथ सिंह हुआ। विश्वनाथ सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में भी कुछ ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता। बस आप ये याद रखिएगा कि हिंदी के पहले नाटक का नाम क्या था? हिंदी के पहले नाटक का नाम था आनंद रघु नंदन। ठीक है, हिंदी के पहले नाटक का नाम था आनंद रघुनंदन। तो जो हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन था, इसका रचयिता कौन था? तो हिंदी के पहले नाटक आनंद रघुनंदन का रचयिता बघेल राजवंश का शासक विश्वनाथ सिंह ही था। ठीक है, कौन था? विश्वनाथ सिंह ही था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी के पहले नाटक आनंद रघुनंदन की रचना बघेल राजवंश के किस शासक के द्वारा की गई, तो आप बता दीजिएगा आनंद रघुनंदन, जो कि हिंदी का पहला नाटक है, इसकी रचना बघेल राजवंश के शासक विश्वनाथ सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आगे इस राजवंश का जो अगला शासक हुआ वो हुआ राजा गुलाब सिंह। ठीक है, कौन आया? राजा गुलाब सिंह। ठीक है, राजा गुलाब सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, इसके बारे में पहली बात तो राजा गुलाब सिंह नहीं, विश्वनाथ सिंह के बाद इस राजवंश का जो अगला शासक आया वो आया राजा रघु प्रताप सिंह। ठीक है, कौन आया? राजा रघु प्रताप सिंह आया। रघु प्रताप सिंह के बारे में एक स्पेशल बात हमको देखने को मिलती है। देखिए, क्या बात ऐसी है जो कि इसके बारे में देखने को मिलती है? 1857 की क्रांति। ठीक है, आपने 1857 की क्रांति का नाम तो सुना ही होगा। 1857 की क्रांति में रामगढ़ रियासत की रानी, ठीक है, रामगढ़ रियासत की रानी कौन थी? रामगढ़ रियासत की रानी का नाम था अवंती बाई। ठीक है, इनके बारे में आप मध्य प्रदेश राज्य के जो
आधुनिक इतिहास है मध्य प्रदेश राज्य का, जो आधुनिक कालीन इतिहास है वहां पर आप पढ़ोगे तो जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय रामगढ़ रियासत की रानी अवंती बाई के विरुद्ध ब्रिटिश सेना की सहायता जिस बघेल राजवंश के शासक ने की थी वो था राजा रघु प्रताप सिंह। कौन था? राजा रघु प्रताप सिंह। ठीक है, तो इसके बारे में बस आपको यही याद रखना है कि 1857 की क्रांति में रामगढ़ रियासत की रानी अवंती बाई के विरुद्ध राजा रघु प्रताप सिंह, जो कि बघेल राजवंश का एक शासक था, इसने ब्रिटिश सेना की सहायता की थी। आगे हम बात करते हैं, आगे इस राजवंश का जो अगला शासक हुआ वो हुआ विश्वनाथ सिंह। ठीक है, अब आता है इसके बाद विश्वनाथ सिंह, सॉरी विश्वनाथ सिंह नहीं, राजा गुलाब सिंह। कंफ्यूजन हो रहा है, माफ कीजिएगा, देखिए हो जाता है कंफ्यूजन, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा थोड़ी बहुत हो जाती है। तो क्या आता, इसके बाद इस राजवंश का जो अगला शासक आया वो आया राजा गुलाब सिंह। ठीक है, कौन आया? राजा गुलाब सिंह। अगर हम बात करें राजा गुलाब सिंह के बारे में तो देखिए वर्ष 1925 में आपने एक कॉलेज का नाम सुना होगा, ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में स्थित है? ये मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में स्थित है। तो ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज जो कि मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में स्थित है, इसकी स्थापना बघेल राजवंश के शासक राजा गुलाब सिंह के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एक तो वर्ष याद रखिए कब की गई थी, 1925 में की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी? तो राजा गुलाब सिंह के द्वारा ही की गई थी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज की स्थापना बघेल राजवंश के शासक गुलाब सिंह द्वारा वर्ष 1925 में की गई थी। और उस समय क्या था, ये जो ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज है, ये ठाकुर रणमत सिंह कॉलेज के नाम से नहीं बल्कि रीवा दरबार कॉलेज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से जाना जाता था? रीवा दरबार कॉलेज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पर देखिए राजा गुलाब सिंह का क्या था, एक पुत्र भी था जिसका नाम था मार्तंड सिंह। इसके बारे में भी आप आगे पढ़ोगे। तो जो आपका मार्तंड सिंह था, ठीक है, जो आपका मार्तंड सिंह था, मार्तंड सिंह ने राजा गुलाब सिंह के ही शासनकाल में सफेद शेर मोहन को पकड़ा। ठीक है, किसको पकड़ा? सफेद शेर मोहन को पकड़ा। ठीक है, बांधवगढ़ जो कि आज के समय में देखिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध ये जगह है बांधवगढ़, एक पर्यटलीय स्थल भी है, इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो जो बांधवगढ़ क्षेत्र है, बांधवगढ़ क्षेत्र में जो सफेद शेर पाए जाते हैं उन सफेद शेरों को मोहन का ही वंशज माना जाता है, जिसको सर्वप्रथम किसने पकड़ा था? तो बघेल राजवंश के शासक राजा मार्तंड सिंह ने, जो कि राजा गुलाब सिंह के बेटे थे, इन्हीं के शासनकाल में इन्होंने सफेद शेर को पकड़ा था। आगे हम बात करते हैं, अब राजा मार्तंड सिंह की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, राजा मार्तंड सिंह के बारे में। राजा मार्तंड सिंह। ठीक है, राजा मार्तंड सिंह के बारे में पहली बात तो ये आती है हमारे पास कि जो राजा मार्तंड सिंह थे ये इस राजवंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, राजा मार्तंड सिंह जो थे ये इस राजवंश के अंतिम शासक थे। इनके शासनकाल में क्या हुआ, जो हमारा भारत देश था ये राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में से बाहर निकलकर लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में प्रवेश कर रहा था। अतः ऐसे में इन्होंने इस समय बघेलखंड क्षेत्र का विलय भारत संघ में कर दिया था। ठीक है, क्या कर दिया इन्होंने? बघेलखंड
क्षेत्र का विलय भारत संघ में कर दिया। ठीक है, किसमें कर दिया? बघेलखंड क्षेत्र का विलय भारत संघ में कर दिया था। इसके बाद कुछ समय के लिए ये यहीं से मीन्स बघेलखंड से कुछ समय के लिए सांसद भी रहे। ठीक है, तो इनके बारे में इतनी ही बात याद रखनी है। राजा मार्तंड सिंह जो कि बघेल राजवंश के अंतिम शासक थे, इनके शासनकाल में भारत देश लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में से बाहर निकलकर राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में प्रवेश कर चुका था। और इस प्रकार इन्होंने इस समय क्या कर दिया? बघेलखंड क्षेत्र का विलय भारत संघ में कर दिया। और इसके बाद बघेलखंड से कुछ समय के लिए सांसद के तौर पर भी खड़े रहे। और इस प्रकार बाद में क्या है, आपका बघेल राजवंश समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको बघेल राजवंश पसंद आया होगा। देखिए, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। एक लेक्चर और आपका बचा हुआ है, जिसके अंतर्गत हम मराठा काल के दौरान मध्य प्रदेश राज्य की क्या स्थिति रही उसको और देखने वाले हैं। उसके बाद जैसा कि जो वंदे भारत से लगातार पढ़ते आ रहे हैं उन सबको पता होगा कि पूरा का पूरा मध्य प्रदेश राज्य का मध्यकालीन इतिहास का एक टेस्ट होगा। और उस टेस्ट के बाद जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएंगे वो हम आपको यहाँ पर समझाएंगे, जो हमारे द्वारा आपसे पूछे जाते हैं। और बस इसके बाद हम प्रवेश कर जाएंगे मध्य प्रदेश राज्य के आधुनिक इतिहास में। ठीक है, और फिर आधुनिक इतिहास में प्रवेश करने के बाद आगे हम और भी जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश के अलावा जीके के, रीजनिंग के, मैथ के, हिंदी, इंग्लिश सभी को हम यहाँ पर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सब बने रहिए वंदे भारत के साथ। लास्ट में जाते जाते मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए एक वीडियो बनाने में। आपको एक सेकंड में नहीं लगता हमारी वीडियो को लाइक करने में, उस पर एक अच्छा सा कमेंट करने में। अगर आप हमारा इस प्रकार प्रोत्साहन नहीं बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि हम आगे जाकर इस प्रकार आपके लिए वीडियो और ना लेकर आ पाएँ। तो जितना हो सके हम पर अपना डिजिटल प्रेम बरसाइए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि डिसलाइक मत कीजिए, मैं ये कहता हूँ कि आप ज़रूर डिसलाइक कीजिए। और डिसलाइक करने के साथ साथ आप ये बताइए कि सर आपकी वीडियो में ये वाली कमी थी, अगली बार से आप इस कमी को सुधार कर हमारे सामने आना, तो हम वो भी करेंगे। लेकिन वीडियो अगर पसंद आया करे तो लाइक कर दीजिए कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दिया कीजिए। और चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।